एंटरप्रेन्योर के लिए, जैसे मैंने फिजिक्स वाला अलग के साथ पॉडकास्ट किया था, तो ही वाज आल्सो सेइंग कि फॉर एन एंटरप्रेन्योर, या इवन व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग ओला भाविश के साथ, जब ये सब एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उनको फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमेशा, चाहे वो बैकग्राउंड से सपोर्ट करें या फिर ऑन द जॉब, जैसे भाई आ गया या बहन आ गई जॉब में, अलग के साथ तो एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व। इसमें यू नीड दैट सपोर्ट, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट। फेलियर, फियर ऑफ फेलियर जो होता है, आपको भी था कभी फियर ऑफ फेलियर? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि जैसे मैं अपनी जनरेशन में, अपनी फैमिली में पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने बड़े पैमाने पे कोई इस तरह का काम किया, वरना हमारे यहाँ लगभग सब लोग जॉब करते हैं। जैसे मेरे 2 भाई हैं, उनमें से एक CBI में भी DIG हैं, वो भी सिविल सर्वेंट हैं। एक अमेरिका में आजकल AI में काम कर रहे हैं, काफ़ी सीनियर लेवल पे हैं। दोनों की वाइफ्स भी जॉब करती हैं। मेरे दोनों पेरेंट्स जॉब करते थे। मेरे इन लॉज में दोनों का अपना मतलब इसी तरह का काम था। पूरा खानदान उन लोगों का जो सर्विस क्लास के लोग हैं। सो डूइंग बिजनेस इन सच फैमिली इज समथिंग न्यू। शुरू में लोग डरते भी हैं कि भाई शांति से जी लो, क्यों खतरा उठा रहे हो, जो मेरे केस में नहीं हुआ, मेरे फादर की वजह से। बिजनेस फैमिलीज में फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए भी होती है कि अगली पीढ़ी में बिजनेस आगे चल सके। इसलिए जिन फैमिलीज में बिजनेस लगातार कंटिन्यू करता है, उनमें सब में आप देखेंगे 2-3 बच्चे आमतौर पे होते हैं जो बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। अगर 2-3 भाई भी हैं तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं। इसलिए पहले की कंपनियों के नाम में आप एंड सन्स बहुत देखेंगे। आत्माराम एंड सन्स। तो बेटे साथ में होना बहुत ज़रूरी है कि एक बेटे ने ये काम संभाल लिया, एक ने ये, एक ने वो संभाल लिया। मेरे केस में हम क्योंकि 3 भाई हैं, कोई बहन है भी नहीं, दोनों भाई अपनी अपनी जॉब में हैं, तो वो सपोर्ट मेरे पास नहीं है। मेरे पेरेंट्स का बिजनेस बेंट ऑफ माइंड वैसा है नहीं, तो बिजनेस में वो भी उतना नहीं समझ पाते हैं। सो इन सच फैमिलीज ओनली स्पाउसल सपोर्ट रिमेन्स क्रूशियल। तो हम दोनों में ये है कि जैसे टीचर ऑलमोस्ट मैं अकेला रहा हूँ, तो टीचिंग मुझे ही करनी थी, उसमें क्लैरिटी रहती थी। फिर जब कंपनी बड़ी होने लगी, मेरा टीचिंग का हिस्सा कम हुआ, मैनेजमेंट का बढ़ा। नाउ आई एम द MD एंड CEO ऑफ द कंपनी। तो जो बहुत टेक्निकल पार्ट्स हैं उनको छोड़ दें, तो बाकी मामलों में हम लोग बातचीत करके फैसले करते हैं और अच्छे से हमारी बात होती है फैसलों के बारे में। जो डिस्प्यूट्स आमतौर पे नहीं होती है हमारी, मतलब इन चीज़ों को लेके तो आमतौर पे नहीं होती हैं डिस्प्यूट्स। जो स्ट्रगल होता है एक एंटरप्रेन्योर का, या फिर इवन दोज हु आर टेकिंग द एंट्रेंस एग्जाम्स, इनके बारे में काफ़ी सारी OTT सीरियल्स बनते हैं, फिल्म बनते हैं। इसकी जो वो रोमांटिसाइजेशन होता है, आर यू इन फेवर ऑफ इट, आर यू अगेंस्ट इट? आप क्या समझते हैं, इससे इंस्पिरेशन मिलता है स्टूडेंट्स को? इट डज इट इनकरेज देम, और इज इट डेट्रीमेंटल? बिकॉज वो सब सक्सेस स्टोरीज की होती हैं, अल्टीमेटली वो उनको एडमिशन मिल ही जाती है, सबको वहाँ एडमिशन मिल जाती है। मुझे भी बल्कि अभी एक बड़े बहुत अच्छे पब्लिशर ने कांटेक्ट करके कहा कि हम आपकी ऑटोबायोग्राफी लिखवाना चाहते हैं आपसे, या बायोग्राफी लिखवाना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि अभी तो मैं बहुत बचा हुआ हूँ, अभी क्यों 20-25 साल बाद सोचेंगे ये सब चीज़ें। तो क्योंकि वो बिकने वाली चीज़ है तो उनको उसमें इंटरेस्ट है। 12th फेल बनी तब भी ये बात आई कि स्ट्रगल की स्टोरी एक ऐसे कपल की जो सक्सेसफुल हो गया। कई लोग नहीं सफल होते, ये बात भी सही है। तो रोमांटिसाइजेशन करें या ना करें, मेरा अपना ख्याल है कि ह्यूमन बीइंग्स को खुश रहने के लिए थोड़ा बहुत इमोटिव डोज मिलना बहुत ज़रूरी होता है। होप होना बहुत ज़रूरी है। रोमांटिसाइजेशन हम सब करते हैं, ये सिर्फ स्ट्रगल स्टोरीज की बात नहीं। मैं सोचता हूँ कि जो ब्रांड मोदी हमारे देश में है, उस ब्रांड मोदी को आप ब्रांड मोदी तब तक नहीं बना सकते जब तक उसमें चाय वाला प्रसंग ना आ जाए। ट्रू। कि जिन्होंने बचपन में इतनी स्ट्रगल की, ट्रेन में जा के चाय बेची, इससे जो एक ऑथेंटिसिटी आती है कि इस आदमी ने स्ट्रगल की है, ज़मीन से उठा हुआ आदमी है। राहुल गांधी कितने भी सफल होंगे तो ये वाला पार्ट मिसिंग रहेगा उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो स्ट्रगल्स वैसी हैं नहीं। स्ट्रगल्स की कहानियाँ आपकी ज़िंदगी की सफलताओं को बहुत ऑथेंटिक बनाती हैं, जेन्युइन बनाती हैं। इसलिए हम सब जब खुद को अच्छा फील करना चाहते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को अपने स्ट्रगल्स बनाते हैं। आपकी और मेरी जनरेशन से जो पिछली जनरेशन थी, मैं कई बार मजाक करता हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ कि सब लोग नदी के उस पारी पढ़ने जाते थे
मैंने कहा यार जिसको देखो स्कूल नदी के उस पार था, तो रहते वहाँ क्यों नहीं थे? सब रहते नदी के इस पार थे, सबके स्कूल नदी के उस पार थे, और स्ट्रीट लाइट के नीचे ही पढ़ते थे, और पुल था नहीं नदी पे। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि भाई तुम वही रह लेते सब लोग, हम इतनी कहानियां सुनाते हो। पर वो कहानियां उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। आई नो। मेरे फादर ने सब्जी मंडी में बोरियां उठाई स्कूल लाइफ में। जब उनकी आंखों पे चश्मा उनको लगा, उनके पिताजी को चश्मे का अंदाजा ही नहीं था क्या होता है। 2-3 साल तक चश्मा लग ही नहीं पाया क्योंकि पैसे नहीं थे उनके पास। अब जब ये कहानी वो सुनाते हैं तो उनकी आंखें भीगी होती हैं। तो उनके अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाने में जो उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, या मुझे भी सुन के जो मिलता है, जो गर्व की अनुभूति होती है, उसे कैसे हम हल्का मान लें। तो मेरा मानना है कि रोमांटिसाइजेशन स्ट्रगल्स का होना चाहिए, किसी भी समाज में होना चाहिए, हर तरह के स्ट्रगल्स का होना चाहिए, लेकिन वो इतना इमेजिनरी ना हो कि नई जनरेशन्स कोशिश करके भी उसके नज़दीक ना पहुंच पा रही हूँ। थोड़ा रियलिस्टिक हो कि हाँ ऐसे स्ट्रगल थी, हमने किया, आप भी कर सकते हो, और भी लोग कर लेते हैं। मतलब मैं अक्सर सोचता हूँ कि इस पूरी भारतीय धार्मिक पद्धतियों में जो कहानी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल से भरी है वो भगवान राम की है। कृष्ण जी की जिंदगी में स्ट्रगल्स आपको उतने नजर नहीं आएंगे जो राम जी की जिंदगी में नजर आएंगे। राम के राम होने में स्ट्रगल्स की भूमिका सबसे बड़ी है। एक छोटा सा बच्चा जिसको एक ऋषि लेके गए हैं कि राक्षसों को मारना है, ये पहला स्ट्रगल है। फिर सीता स्वयंवर है, और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में राम जी ने सीता जी को देख भी लिया एक दिन पहले, थोड़ा प्रेम का भाव भी है। इतनी बड़ी स्ट्रगल है, इतने सारे बड़े बड़े शासक आए हुए हैं जो देखने में ज़्यादा बड़े हैं, धनुष उठाना है। सीता जी चाह रही हैं कि राम धनुष उठा लें, उनके मन में भाव है, लेकिन उनकी आंख में आंसू है। रामचरितमानस में बड़ा अच्छा प्रसंग है। तुलसीदास लिख रहे हैं कि सीता की आंख में आंसू आके आंख में ही अटक गया है, क्योंकि उनको पता है कि वो जिससे शादी करना चाहते हैं ये फैसला वो कर नहीं सकते, फैसला धनुष पे टिका हुआ है। तो राम धनुष उठा पाएंगे या नहीं, ये स्ट्रगल है। उठा, सफलता मिली। अब वो महल पहुंचे हैं, उनका राज्याभिषेक होने वाला है। अब राम राजा बनने वाले हैं। उनके पिता की पत्नियों में से एक पत्नी ने अचानक उनको याद दिलाया कि मेरे 2 वरदान बचे हुए हैं, मेरे बेटे को राजा बनाओ। दशरथ कह रहे हैं कि ठीक है राजा भरत को बनाते हैं, लेकिन राम को जंगल मत भेजो, वनवास मत दो। पर वो अड़ी हुई है, जिसकी रिसेंट एक्सप्लेनेशन मैंने कहीं पढ़ी कि 14 साल तक वनवास होने से संपत्ति और राजा बनने के राइट्स खत्म हो जाते हैं। हमारे राम एक नाटक आया है, आशुतोष राणा हमारे दोस्त हैं, उन्हीं का है, तो उसमें ये इंटरप्रिटेशन हुई है इसलिए 14 वर्ष। हाँ, इसलिए 14 साल। तो क्या कही कह रही हैं कि 14 साल भेजना ज़रूरी है ताकि वो राइट्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सोचिए जो आदमी कल राजा बनने वाला था वो 14 साल जंगल में रहेगा, पत्नी भाई साथ में है, जंगल में भी शांति नहीं है, शूर्पणखा का प्रसंग है, कई राक्षस है, खर है, दूषण है। फिर दुनिया का सबसे ताकतवर राजा उनकी पत्नी का अपहरण करता है। रावण ऐसा वैसा राजा नहीं है, वो दुनिया में सबसे ताकतवर ज्ञानी भी है, ज्ञानी भी है। उसका बेटा है जो इंद्रजीत है, इंद्र को हरा चुका है, और वो अपने राज्य में है, सेना के साथ है। इनके पास सेना भी नहीं है। अब अपनी पत्नी को बचाने के लिए उससे युद्ध लड़ना है। वो चाहे तो अपनी सेना बुला सकते हैं अयोध्या से, पर वनवास के नियम हैं, नहीं बुला सकते हैं। इतनी स्ट्रगल्स के बाद पत्नी का मिलना, उसके बाद राजा बनने के बाद एक धोबी का सवाल उठाना, पत्नी को वन भेजना, गर्भवती पत्नी का बन जाना। जो हमने रामचरितमानस पढ़ी या कहानियाँ सुनी, अब राम राजा होने के नाते ऐसा कर तो रहे हैं, गिल्ट फीलिंग भी है। खुद अपने घर में राजसी तरीके से नहीं रहते हैं, ज़मीन पे सोते हैं। उधर 2 बच्चे हैं जिनसे बाप नहीं मिल पा रहा है। कितनी स्ट्रगल है बाप का राजा होकर बच्चों से ना मिल पाना। बच्चे राम का गीत गाते हुए अयोध्या आ रहे हैं, तब पता लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन बच्चे नाराज़ भी हैं अपनी माँ के साथ हुए अन्याय को लेकर।
और उस दिन या उस समय माँ का धरती में समा जाना। इस आदमी को जिंदगी में आराम और प्रेम कब मिला? इतनी गहरी स्ट्रगल्स किसी की जिंदगी में हो तब वो बनता है राम। और स्ट्रगल्स को रोमांटिसाइज ना करें तो कैसे जिएंगे एक समाज के तौर पे हम? इसलिए जो नेपो किड्स होते हैं, बॉम्बे की भाषा में नेपो किड्स चलता है, जो एक्टर्स के बच्चे हैं, प्रोड्यूसर्स के बच्चे हैं, कितने भी महान बन जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, वो महानता नहीं आती है। ग्रेट बनने के लिए आपको स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। हालांकि राम जी भी प्रिविलेज में बॉर्न हुए थे। हाँ, लेकिन सिर्फ जन तक, उसके बाद की प्रिविलेज नहीं है। प्रिविलेज में हुआ, और वो प्रिविलेज नहीं, हम ब्रांड की बात कर रहे थे ना कि ब्रांड मोदी नहीं बनता जब तक आप चाय वाला नहीं जोड़ते। लेकिन राहुल गांधी का, जैसे आपने कहा, बॉर्न आउट ऑफ प्रिविलेज, राइट, कि वो ब्रांड इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रगल्स इतने नहीं हैं जितने ब्रांड मोदी के हैं। लेकिन आप जब राम जी की बात करते हैं, वो भी प्रिविलेज, ही वाज बॉर्न इनटू प्रिविलेज। उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी ना, उस समय तो मोनार्की थी। तो राजा बनने की एलिजिबिलिटी, राजा का बच्चा होना है ही, तो कंपटीशन तो उन्हीं के बीच में होगा। अब तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में भी अगर आप देखें, राहुल गांधी अपना इमेज कंप्लीटली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज बिकम एम्पैथेटिक। करनी चाहिए, वही एक रास्ता है। हाँ। कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। काफ़ी चेंज आया उनके अंदर। मेरे ख्याल से उनकी टीम अभी जो है काफ़ी समझदार लोगों की टीम है। भारत जोड़ो यात्रा ने काफ़ी अच्छी उनकी इमेज बनाई है। मतलब मेरा ख्याल है कि अगर कुछ अच्छे लोग उनके आसपास ठीक एडवाइस दें उनको, तो वो काफ़ी हद तक खुद को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके जो जैसे आई नो व्हेन योर मोस्ट पेरेंट्स वुड टेल देयर चिल्ड्रन कि अपने दोस्त ठीक बनाओ। जब तक आपके जो इर्द गिर्द जब स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम ना ले रहे हो, जिनके लिए मतलब वो माइंडसेट ना हो कि हाँ हमने सक्सेस बनना है लाइफ में, वी हैव टू टेक द नीट, वी हैव टू टेक द जेई, जब तक ऐसे स्टूडेंट्स आपके इर्द गिर्द नहीं हैं आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपके मतलब लुच्चे लफंगे फ्रेंड्स होंगे तो आप भी उसी रास्ते में जाएंगे। हाउ डज अ स्टूडेंट पिक अ फ्रेंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि हाँ मेरे को ऐसे अचीवर स्टूडेंट्स के साथ ही दोस्ती करनी है? दोस्त तो ऐसे ही बन जाते हैं ना। व्हाट डू यू एडवाइस? ये बहुत डिफिकल्ट होता है और बात सही है, बात गलत नहीं है। जिस उम्र में बच्चे हैं उस उम्र में दोस्तों का असर हम पे सबसे ज़्यादा होता है। ना पेरेंट्स का होता है ना किसी और का होता है। बस जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, स्पेशली 13 ईयर्स के बाद, ऐसा मानते हैं कि जो गैंग है बच्चों का, उसका असर बच्चे पर सबसे ज़्यादा, पीयर ग्रुप का असर सबसे ज़्यादा है। इसलिए पेरेंट्स बहुत चिंतित होते हैं कि बच्चे का ग्रुप खराब ना हो। पर ये आसान नहीं है, दो वजहों से। 13-14 की उम्र के बच्चे एक तो ऐसे दोस्त ज़्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें उन रास्तों पर ले जाए जो वो नहीं जानते हैं। पढ़ाई लिखाई तो अलग चीज़ हो गई, उन्हें तो वो बच्चे पसंद आते थोड़े बदमाश टाइप के हैं। हाँ। शरारती हैं, जिनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है। दूसरा, अगर आप चाहें भी कि मैं अच्छे बच्चों का दोस्त बनूं, उसमें पेरेंट्स की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। पेरेंट्स इंसिस्ट कर करके दोस्त बनवाते हैं तो ऐसा हो पाता है। सवाल ये भी है कि जिसको मैं चाह रहा हूं कि दोस्त बने, क्या वो भी चाह रहे हैं कि मैं उसको दोस्त बनूं? उसकी भी तो एस्पिरेशंस होंगी। क्या तो उसको अपने से अच्छे बच्चों का दोस्त बनना हो और मैं उतना अच्छा बच्चा नहीं हूँ। तो ये बड़ा ट्रबलिंग होता है बच्चों के लिए कि उनका दोस्त कौन बना। और असर तो सबसे ज़्यादा इसी बात का है। अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है तो मेनली इसमें उसके पीयर ग्रुप की भूमिका है, पीयर प्रेशर की भूमिका होती है। हाँ, 18-20 की उम्र के बाद बच्चे इस बात को समझने लगते हैं कि किसका कितना प्रेशर लेना है, कितना नहीं लेना है। अगर वो एक सॉलिड पर्सनैलिटी उनकी है तो। वैसी पर्सनैलिटी नहीं बनी है बचपन से तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं देखता हूँ कि जब हम भी कॉलेज में थे तो हमारे हॉस्टल में लगभग सब लोग सिगरेट भी पीते थे, शराब भी पीते थे। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसी वैल्यूज़ बचपन में दे दी थी कि वो असर हम पे कभी पड़ा नहीं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस रहता था हमें। अगर किसी ने ये कहा कि भाई सब पी रहे तुम भी पी लो, बल्कि एक पॉडकास्ट में हाल ही मैंने ये बात बताई भी थी कि ऐसे बोलते थे कि तो लड़का है नहीं, तो लड़कियों वाला, अरे मर्द है तो पी के दिखा। अब इस प्रेशर में कौन बच्चा नहीं घबरा जाएगा। हाँ। तो मुझे तो अपना ध्यान है, मैं बोलता था कि भाई हम तो इसको बिना पिए भी मर्द हैं, आप इसको पी के मर्द होते हो तो आपकी दिक्कत है, हम तो वैसे मर्द हैं।
और पॉपुलर कल्चर भी तो कहता है ना कि आप पियो पी के, मतलब सारे गाने भी वैसे हो जाते हैं। मतलब आपका तो पंजाबी आप जानते हैं, पंजाबी कल्चर में तो सारे पंजाबी गाने, इफ यू सी पॉपुलर गाने सब उसी पे हैं, गड्डी एंड शराब एंड बोतल एंड यू नो लड़की, इट्स ऑल दैट, सब वही है। हाँ, and it's become a major issue. Alcoholism, drug addiction. आपके इंस्टीट्यूट में डू यू सी दैट इफेक्ट कि बच्चे जो हैं उस तरफ लीन कर रहे हैं, आपको एडवाइस देना पड़ रहा है? नहीं, मैंने आज तक ऐसा एक भी केस हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं सुना जहाँ किसी बच्चे को ड्रग एडिक्शन हमने देखा हो या शराब का एडिक्शन देखा हो, कभी नहीं देखा। बहुत फोकस्ड हैं। 12-13 साल पहले एक बात मेरे पास आई थी कि क्लास में एक बच्चा है जो शराब पी के क्लास में आता है। हाँ। और वो कभी कभी पानी की बोतल जो उसकी होती है स्टील वाली, उसके अंदर भी कुछ ड्रिंक मिला के लाता है। तो हमने एक बार तलाशी मिली, ऐसा कुछ मिला नहीं हमें। और मतलब 25 साल में ऐसा एक भी केस मेरे सामने नहीं है। ये ज़रूर मैंने सुना है कि मुखर्जी नगर जैसे इलाके या राजेंद्र नगर जैसे इलाके जहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ ये चीज़ें हैं, प्रेवलेंट हैं। शायद ड्रग्स बहुत छोटी क्वांटिटी में प्रेवलेंट रहते हैं। अब क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे तो कोई बताएगा नहीं। हाँ। तो मेरे सामने ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं आया, पर मैंने सुना है कि ये चीज़ें होती हैं। मैंने कभी किसी क्लासरूम में या अपने किसी स्टूडेंट को ऐसी चीज़ों में देखा नहीं है। पर मेडिकल जो ऑफ द काउंटर ड्रग्स हैं उसका एब्यूज़ बहुत करते हैं, स्पेशली दोज हु आर टेकिंग द एग्जाम्स। क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि सोने के लिए दवाइयाँ ले ली, उठने के लिए दूसरी दवाइयाँ ले ली। मैंने यूपीएससी की दुनिया में ऐसे मेजर प्रॉब्लम इसको कभी नहीं देखा है। या तो बच्चों की एज इतनी है कि वो समझदार हो चुके हैं। हाँ। हो सकता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कुछ बच्चे ऐसा करते हों, लेकिन वो कभी इश्यू बन के मेरे सामने नहीं आया है। ऐसे होता है दैट स्टूडेंट्स वांट टू, जैसे कुछ OTT सीरियल्स में भी आजकल आ रहे हैं, दैट देयर इज अ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो जैसे अर्बन स्लम्स में रहते हैं, वो सोचते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम में ले लूँ तो, या फिर एनी अदर जेई जो भी है, IIT में, मैं इस ये जो दलदल है ऑफ पॉवर्टी एंड मीडियोक्रिटी ऑफ लाइफ, उसमें से मैं निकल जाऊंगा। तो उसमें वो अपना पूरा पर्सनालिटी चेंज कर लेते हैं। कलावा पहना होता है तो वो निकाल लेते हैं, बाल एक किस्म से काटते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, बिकॉज दे फील उससे मतलब मेरी पर्सनालिटी जो है वो उस क्लास की है। तो दैट डेस्परेशन टू लुक डिफरेंट, टू बी डिफरेंट, उसमें कैरेक्टर ही अपना चेंज हो जाता है। इसको हम लोग सोशियोलॉजी में एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन बोलते हैं, इस कंसेप्ट को। कि मेरा एक रेफरेंस ग्रुप है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ। वो लोग मुझे आइडेंटिफाई करें अपने साथ, मुझे इज्जत दें, इसलिए मैं उनके जैसा बन जाऊँ। ये बिहेवियर दुनिया भर में होता है, हर कल्चर में, हर सोसाइटी में होता है। लेकिन हाँ, जैसे रिजर्वेशन जिन बच्चों को मिलता है उनके साथ ये इंसिडेंट खूब दिखता है। कि मान लीजिए वो बच्चा SC ST कम्युनिटी से है, उसको रिजर्वेशन चाहिए, सिलेक्शन होगा, IAS बनेगा, लेकिन उसी रिजर्वेशन की वजह से उसको आगे भी कई लोग ऐसी निगाह से देखेंगे जो निगाहों से अच्छी नहीं लगेगी। सीधी सी बात है, किसी को भी नहीं अच्छी लगती है। तो कई बच्चे जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, वो जिंदगी भर कोशिश करते हैं कि मैं उस तरह से आइडेंटिफाई ना हो पाऊँ, कोटा वाला ना हूँ। हाँ, तो कपड़े बदलने से लेके सरनेम अगर वैसा नहीं है तो सरनेम को छिपाना, ये एक लंबी कोशिश दिखती है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंटेंशनली शादी किसी और कम्युनिटी में कर लेते हैं ताकि वो पहचान और ख़त्म हो जाए। जबकि ये तो बहुत गलत चीज़ है। आप जिस समुदाय में थे उस समुदाय को उठाने के लिए आरक्षण मिला, ना कि आपको उठाने के लिए मिला, समुदाय के लिए मिला। उस कम्युनिटी के ऊपर उठने का प्रसंग तभी बनेगा जब आपकी आइडेंटिटी वो रहेगी और आप सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे। आप हज़ारों लोगों को मोटिवेट करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, आप उनके रोल मॉडल बनेंगे। पर क्योंकि आपके अंदर सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप छिपाने में लग गए कि मैं वहाँ से आता हूँ। तो ये सोशल फिनोमेना है। गरीब बच्चे कोशिश करते हैं कि वो गरीब ना दिखें, बहुत सामान्य सी बात है। सर, वो हमारे प्रोफेशन में भी होता है। एक वर्ग है जो सिविल सर्वेंट्स के बच्चे हैं, वो जर्नलिज्म में आ जाते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो जो जैसे कहते हैं ना लुटियंस मीडिया,
मीडिया में भी वही हो जाता है, अब लॉयर्स में भी वही होता है कि आप लॉयर के बच्चे हैं या फिर आप जज के बच्चे हैं तो आपको ही वो केसेस आएंगे, तो वो 15-20 लॉयर्स हैं जो लाखों की कमाई हर घंटे होती है उनकी, और कुछ हैं जिनकी होगी नहीं, चाहे आप कहीं से भी निकले। तो जब स्टूडेंट्स को जब आप मोटिवेट करते हैं तो यू नो दैट दिस एग्जिस्ट, जिस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट, तो आप कैसे अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि उस इनइक्वालिटी से बाहर वो निकल सकते हैं? नहीं, मैं हवाई तरीके से मोटिवेट करने के बहुत खिलाफ रहता हूँ। मैं वैसा मोटिवेशन कभी देता भी नहीं हूँ। मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ। यूपीएससी सो फार हैज बीन ए वेरी गुड इंस्टीट्यूशन नॉर्मली। दिक्कतें हैं वहाँ भी, कई चीज़ें गलत हैं यूपीएससी के साथ भी, लेकिन यूपीएससी में कम से कम इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस जो उन्होंने रखा है उसके तहत वो पारदर्शी रहते हैं। और हम हर साल देखते हैं कि कई ऐसे बच्चे, कम से कम 20, 30, 50 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ख़राब कंडीशन से सीधे IAS बनते हैं। क्योंकि ये कहानी रियल कहानियाँ हैं, इसमें झूठ नहीं है जी। और उन कहानियों को दुनिया देखती है, मोटिवेशन उनको मिलता है, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। वकीलों की दुनिया अलग है। आप बड़े वकील तब तक बन ही नहीं सकते जब तक कॉन्टैक्ट्स आपके ना हो। बहुत मुश्किल है, शायद 100 में एक वकील अपनी स्ट्रगल से एक जनरेशन में बहुत बड़ा वकील बन पाएगा। 5-10 साल तो लोग जान भी नहीं पाएंगे उसको, धीरे धीरे वो सेटल होगा। शायद वो ज़िंदगी के आखिरी मोड़ तक आते आते बहुत बड़ा वकील बन पाएगा। पर अगर आप किसी बहुत बड़े वकील के बच्चे हैं तो आपके सफ़र होने के चांसेस शायद 99% हो जाते हैं। जुडिशरी को भी सैडली इस तरह से देखा जाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से या जिस भी वजह से लगभग 80 से 100 परिवार हैं जजेस के जिनमें बच्चे बार बार जजेस बनते हैं। और ये क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलेजियम सिस्टम तो बहुत प्रोमिनेंट क्रिटिसिज्म है। जुडिशरी इज़ नॉट रिफ्लेक्टिव भी नहीं है। उसमें SC समाज का, ST समाज का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0 के आसपास है। विमेन का पार्टिसिपेशन 0 के आसपास है। क्योंकि जुडिशरी में सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी वहाँ भी होनी चाहिए। तो मैं तो रिफॉर्म्स के हक में है। एकदम हक में हूँ, एकदम हक में हूँ। मैं तो दिल से एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। यस, मैं तो दिल से ये चाहता हूँ कि जैसे IAS है, IPS है, वैसे IJS आना चाहिए। इवन इंदिरा गांधी ट्राइड फॉर दैट, वो नहीं कर पाए उस समय। इंडियन जुडिशियल सर्विस के बिना जुडिशियल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री कैन नेवर इम्प्रूव। इंटरेस्टिंग बात है, जुडिशरी भी चाह रही है कि ऐसा हो, सरकार भी चाह रही है, पर उसके लिए जिस तरह का बहुमत चाहिए वैसा बहुमत इस बार तो और कम बहुमत हो गया है। तो 5 साल तो ये ठंडे बस्ते में गया, कहना मुश्किल है। क्योंकि अगर ये मोदी जी की आखिरी मेजर टर्म है, मुझे पता नहीं उनके मन में क्या क्या है, पर मेरा ख्याल है कि उनके मन में होना चाहिए कि जुडिशियल सर्विस आ जाए। मेरा अनुमान है। मेरी बात किसी पार्टी के लोगों से नहीं होती है, तो मुझे पता नहीं कि उनके अंदर तो आप समझते हैं कि इफ इट इज़ नॉट अ majorитarian government in the sense of majorитarian not religious or anything, मतलब कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हो, तो तब भी बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए। हाँ, अगर संभव है तो क्यों नहीं लेने चाहिए। कोई ऐसा बोल्ड स्टेप जो देश के हित में है और उतनी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं तो जरूर लेना चाहिए। नर्वसनेस होती है ना जब पूर्ण बहुमत ना हो, तो फिर पॉलिटिकली नर्वस होते हैं, बट व्हाट इज गुड। जितना मैं देखता हूँ, मतलब मोदी जी को या अमित शाह जी को, मुझे लगता नहीं कि वो बहुत नर्वस हैं। थोड़ा पीछे हैं, लेकिन नर्वस तो नज़र नहीं आते। हो सकता है मेरी नज़र में कमी हो, लेकिन मुझे ऐसा दिखा तो स्टूडेंट्स जब आपके पास आते हैं, क्या इनमें से कोई चाहता है कि वो नेता बने? आते हैं ऐसे कई बच्चे होते हैं। वो पॉलिटिक्स से डिसहार्टन नहीं हुए कि नहीं पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं आते? नहीं, ऐसा एकदम नहीं। वो तो मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जो IAS बनते हैं इसलिए कि 10 साल बाद रिजाइन करके IAS मतलब नेता बनेंगे। अच्छा, पॉलिटिक्स में अभी भी विश्वास है, मतलब दे हैव कि डेमोक्रेसी इज द ओनली सॉल्यूशन, दे फील दैट। मतलब कम से कम ऐसे बच्चे तो नहीं है जो ये कहें कि डेमोक्रेसी इज नॉट द सॉल्यूशन। मतलब वैसी फीलिंग्स तो नहीं है कि स्टेट नहीं होना चाहिए। मतलब ये तर्क वितर्क चलता है आपके? हाँ, तर्क वितर्क खूब होता है। हाँ। और डेमोक्रेसी को लेके मतलब बाय एंड लार्ज सहमति सबको है कि वही अकेला सिस्टम है जो इस देश को चला सकता है। डेमोक्रेसी को लेके ना एक बहुत अच्छा आर्गूमेंट है कि अगर मेरी कार खराब हो गई है तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं,
या तो मैं कार को ठीक कर लूँ या बैलगाड़ी में जाऊँ। डेमोक्रेसी इज़ द ओनली कार पॉलिटिकली अवेलेबल नाउ। बाकी कोई भी सिस्टम, अगर आप चाइना होना चाहते हैं तो चाइना में समृद्धि है, पर सांस लेने से पहले पूछना पड़ता है। ऐसी समृद्धि का हम क्या करेंगे? क्या आप नॉर्थ कोरिया बनना चाहेंगे, जहां आपको राष्ट्रपति की सांस के साथ सांस मिलानी पड़ती है हर समय? आपको इतनी भी आज़ादी नहीं है कि एक सेंटेंस बोल सकें। आप राष्ट्रपति के संबोधन के समय आपको उबासी आ गई, इसलिए आपको मरवा दिया गया। आप ऐसे देश में रहना चाहेंगे? क्यों रहना चाहेंगे भाई? सिंगापुर डेमोक्रेसी के थ्रू ही आगे बढ़ा है, उसमें कौन सा दूसरा मॉडल है? अमेरिका भी तो डेमोक्रेसी है, वही तो आगे बढ़ा ही है। अगर आपको एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो डेमोक्रेसी इज द ओनली वे, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। लेकिन अच्छी डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें इलेक्टोरेट पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट हमारी अच्छी खासी हो, लोग समझदार बने, सही मुद्दे पहचान सकें, तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन ये सोचना कि डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी क्यों ठीक नहीं है इस देश में? ऐसा क्या नुकसान हो गया हमारा जो डेमोक्रेसी नहीं कर पाए इस देश में? जो विकसित देश हैं उनकी मीडिया कहती है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है इट हैज स्लिड डाउन और यहाँ पर एक अनडिक्लेयर्ड ऑटोक्रेसी है। ये बात कुछ हद तक मैं मान सकता हूँ, इसमें कहीं कोई खास ऑब्जेक्शन मुझे नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया को सरकार के खिलाफ होना चाहिए। 3 आर्गूमेंट्स हैं। कुछ मीडिया है जो सरकार के बहुत फेवर में रहता है, जिसको आजकल हम गोदी मीडिया कहते हैं। एक मीडिया ऐसा भी होता है जो हमेशा सरकार के खिलाफ रहता है, जिसको पता नहीं क्या नाम उसका होगा, लेकिन वो भी हमारे देश में दिखता ही है। मैं क्योंकि जर्नलिज्म का बहुत सीरियस स्टूडेंट रहा नहीं हूँ, हालांकि मैंने मास्टर्स किया उसमें, मेरी अपनी थॉट ये है कि एक मीडिया को पेरेंट की तरह होना चाहिए। जैसे मैं अपने बच्चे को जब वो अच्छा करता है मैं उसको शाबाशी देता हूँ, जब गलत करता है डांटता भी हूँ, समझाता भी हूँ। मेरी राय में मीडिया को ऐसा होना चाहिए कि सही बात है तारीफ करो, गलत है तो डांटो। वैसा मीडिया हमारे देश में कम है, ये बात सही है। अब वो क्यों कम है, अब मैं उन आरोपों पर जाऊँ तो हो सकता है कि सरकार का दबाव रहता हो। ये भी हो सकता है कि देखिए दबाव मुझ पर तभी आएगा जब मैं दबाव लेना चाह रहा हूँ, ये भी सही बात होनी चाहिए ना। तो अगर कोई मीडिया हाउस लालच से भरा हुआ है, उसको लगता है कि सरकार से थोड़ा साथ मिल जाए, कुछ फ्लैट्स मिल जाएं, कुछ ज़मीनें मिल जाएं पत्रकारों के नाम पर, तो फिर वो जोड़ तोड़ ज़्यादा करता है। लेकिन पत्रकार बैल बन के सींग लेके सरकार के खिलाफ ही हमेशा चलता रहे, मुझे तो वो भी ठीक नहीं लगता है। भाई अच्छा काम है, तारीफ करनी चाहिए। अब इस सरकार ने कुछ शानदार काम किया, क्यों ना तारीफ करें उसकी। आर्टिकल 370 हटाना किसी दूसरे सरकार के बूते की बात नहीं थी, सीधी सी बात है। इन्होंने हटाया तो अच्छी बात है, तो मैं तो खुल के समर्थन करता हूँ इस बात का। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है कि इस बार लाएंगे, हालांकि वो हो ही गया ऑलमोस्ट, लाना स्टेट वाइज। हाँ, जैसे 370 का हटना एक सिंबॉलिक मामला था, क्योंकि 370 दरअसल पहले ही हटा हुआ था। वो सब चीज़ें ग्रेजुअली हट चुकी थी। एक सिंबॉलिज्म था कि 370 हट गया, पर तब भी वो मेजर बड़ा 3 तलाक ये। हाँ। अब 3 तलाक वाला फैसला आ चुका है। कल ही एक फैसला, वो जो शाहबानो फैसला था, फिर से नया फैसला आ गया है। सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत, हाँ, न्यू क्रिमिनल लॉस तो है ही, लेकिन सीआरपीसी जो पुराना था उसमें भी सेक्शन 125 के तहत मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। कल सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने फैसला फिर से दे दिया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जितना हम कहते हैं कि होना चाहिए, 8-10 फैसलों में सब कुछ आ चुका है, पहले ही आ चुका है, और अभी की बात नहीं है, पिछले कई सालों से आ रहा है लगातार। तो ठीक है, शायद ये सरकार लाएगी तो लाना चाहिए। तो जो काम अच्छे कर रहे हैं हम क्यों ना उनकी तारीफ करें, और कुछ काम गलत है तो उसका क्यों ना विरोध करें। नीट में गड़बड़ है तो विरोध होना ही चाहिए। और मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि जर्नलिज्म जितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए उतना हमारे देश में नज़र नहीं आता है। अब उसमें मीडिया के लोगों के अपने लालच ज़्यादा जिम्मेदार हैं या सरकार का दबाव है, ये तो वही बता पाएंगे जो उस सेक्टर में है। आप पोस्ट इमरजेंसी जनरेशन के हैं जी। आपके पेरेंट्स जानते हैं उस दौर को। मैं जानता हूँ, एकेडमिकली मैंने पढ़ा है। हाँ, जी। मतलब आप उन लोगों से मिले होंगे, उतना दबाव भी नहीं है, ये बात सही है। अगर आप कंपैरिजन करना चाह रही हैं, नहीं, इन द सेंस व्हाट आई वांट टू से इज कि एक दौर वो भी था जी। आपके जनरेशन बीच के दौर पे है और अब एक दौर है। तो
I think, I don't know whether it is an Indian system, Indian mentality, या फिर विश्व में भी वो मेंटालिटी है कि हम एक जो बुरा वक्त होता है उसको हम भूल जाते हैं, हम याद नहीं रखना चाहते, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है कि हम वो याद नहीं रखना चाहते। यहाँ तक कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था, कुछ ही साल बाद उन्हीं लोगों ने उन्हें वापस वोट करके वो वापस ले आए थे। तो मेमोरी शॉर्ट रहती है बुरे वक्त का। इज इट देयर इवन नाउ इन द सेंस कि अगर फ्रीडम्स हमारी कर्ब हुई हैं भारत में, अगर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो कह रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, सिर्फ मीडिया नहीं, मैं ऑल सेक्शंस के लिए कह रही हूँ, अगर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है तो ऐसा क्यों हुआ कि डिस्पाइट ऑल दैट बीजेपी जो है या एनडीए फिर से जीत गई? उसका मतलब है हैव पीपल फॉरगॉटन द थिंग, फॉरगिवन मोदी, या फिर चेक्स एंड बैलेंसेस चाहती हैं इसलिए ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया? क्या है, आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं? इसमें 3-4 सवाल हैं, मैं सबका जवाब देता हूँ। कुछ प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपोजिशन को मीडिया की तरफ से वेलकम किया। नेहरू जी इस मामले में मेरी फर्स्ट चॉइस होंगे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे उसमें एक आर्टिकल 361 है, अगर मैं ठीक याद करूँ 361A एक आर्टिकल है जो जानबूझ के संविधान में डाला गया था ताकि मीडिया के फ्रीडम सुनिश्चित हो सके, जो इंदिरा गांधी ने बाद में शायद हटा भी दिया था। उस समय बाल ठाकरे कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, 1960s की बात शायद ये है, अर्ली 60s की, मैंने सुना है ये सब क्योंकि मैं उस समय था नहीं। और वो कार्टून्स नेहरू जी के खूब बनाते थे। मैंने सुना है कि नेहरू जी ने एक बार उनको बुला के उनकी तारीफ की कि आप बड़ा अच्छा कार्टून बनाते हैं और ऐसे ही दबाव बना के रखिए। मेरी राय में हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट को इतना ओपन होना चाहिए अपने क्रिटिसिज्म को लेकर। इंदिरा गांधी जब पीएम बनी, स्पेशली इमरजेंसी के दौर में, मेरे ख्याल से फ्रीडम जितनी कम हो सकती है उतनी कम उस समय थी, क्योंकि सीधे अरेस्ट हो जाना, 19 महीने जेल में रहना। सब बड़े नेता जो बाद में बने वो सब जेल से निकले थे। वो सबसे ख़राब वक्त रहा होगा, क्योंकि मैं तो उस समय 2 साल का था तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ख़राब वक्त रहा होगा। जब इंदिरा गांधी पावर से हटी, 77 के शुरुआत में इलेक्शंस हुए, वो हटी। अगर उस समय सरकार मजबूत होती तो मेरे ख्याल से 5 साल तक उनका स्कोप ना बनता। पर जो उस समय हुआ, चौधरी चरण सिंह एक तरफ थे, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे और जगजीवन राम जी भी थे। और जब मोरारजी देसाई को लेकर असहमतियां बढ़ीं और टसल्स हुए, कहते हैं कि इंदिरा जी ने चरण सिंह जी को कुछ वायदे किए थे जो बाद में तोड़ दिए, लोकसभा में समर्थन नहीं दिया तो सरकार गिरा दी उन्होंने। लेकिन जनता 3 साल में भूल गई, इतना सिंपल नहीं है। एक तो भारतीय जनता भूलती जल्दी, सही बात है, ये हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग इमोशनल हैं, हमारी डेमोक्रेटिक रैशनल चॉइसेस पे कम है, इमोशनल पे ज़्यादा है। और भारत का एक स्वभाव है, भारत के लोग माफ़ कर देते हैं बहुत जल्दी। ये स्वभाव हर जगह नहीं होता, भारत में है, ठीक ठाक है। मैंने हज़ारों बार देखा है, आप कितना भी बुरा यहाँ कर लें, एक बार दिल से माफ़ी मांग लीजिए, समाज आपको माफ़ कर देता है। पेरेंट्स भी माफ़ कर देते हैं, बहुत जल्दी माफ़ करते हैं। ये हर जगह नहीं होता है, ये यूनिक बात है हमारे देश की। 1977 में बिहार में बेलछी में कांड हुआ, वहाँ कुछ दलित लोगों को जिंदा जलाया गया, बाढ़ आई हुई थी, इंदिरा गांधी विपक्ष में थी उस समय। उन्होंने जिद की कि मैं वहाँ जाऊँगी, इतनी बाढ़ थी कि जाने का रास्ता ही नहीं था। वो हाथी पर बैठ के उस गाँव में पहुँची, अखबारों ने वो उनकी फ़ोटो छापी। कहते कि वहाँ से वो पब्लिक से जो टच था फिर से कनेक्ट होना शुरू हुआ और उन्होंने 2 साल तक बड़ी मेहनत की, विश्वास को बहाल किया। और क्योंकि जनता पार्टी ट्रस्ट गंवा चुकी थी, सरकार चला ही नहीं पा रहे थे, तो जनता ने भारी बहुमत से उनको वापस बुलाया, क्योंकि जनता को लगा कि इन्होंने अपनी गलती मान ली है, अब ठीक हो जाएंगी, गलती की एक सज़ा मिली गई है, ये लोग भी संभाल नहीं पा रहे हैं, तो जनता ने वापस उनको पावर दे दी और ठीक बहुमत के साथ पावर दी। अगर हम लोग इमोशनल ना होते तो ऐसा क्यों होता कि नेहरू जी और इंदिरा गांधी इतनी मेहनत के बाद भी उतनी सीटें कभी नहीं जीत पाए जितनी 1984 में राजीव गांधी ने जीत ली। 414 सीटें लोकसभा में, 411 + 3 बाद में।
इस देश में लोकसभा का सबसे बड़ा बहुमत उस साल आया जब एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई और उनका बेटा पीएम का उम्मीदवार बना, विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि देश इमोशनल देश है। तो राजीव गांधी को इतना बहुमत मिलना ये साबित करता है कि हमारे देश के लोग इमोशंस और पॉलिटिक्स को जोड़ते हैं आपस में, जो कि स्वभाव है, उसको बदल भी नहीं सकते हम, ठीक है। तो रही बात अभी की सरकार की, मेरा ख्याल है कि मीडिया उतना पराधीन अभी नहीं है जितना इमरजेंसी में था, उतना आज़ाद नहीं है जितना नेहरू जी के समय में था। बीच की स्थिति है, इससे ज़्यादा आज़ाद होना चाहिए। और मीडिया छोटा था नेहरू के टाइम, बड़ा है, अब सोशल मीडिया भी है। इसलिए आप देखेंगे कि सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव रहता है, हाँ। जो बिग मीडिया है कम एक्टिव रहता है। मेरे ख्याल से कई दबाव रहते होंगे, सोशल मीडिया पे उतना दबाव काम नहीं करते हैं, शायद इसलिए वहाँ ऐसा दिखता है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात आप कह रही कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी जब भारत में लगी उसके बाद संविधान में संशोधन हुए बहुत सारे। 42वां संशोधन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौर में किया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हम लोग। पूरे संविधान को चेंज किया उन्होंने। उसके बाद 44th अमेंडमेंट हुआ, मेजर अमेंडमेंट, जो बात की सरकार थी मोरारजी वाली, उसने किया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब मोरारजी की सरकार ने अमेंडमेंट्स को रिवर्स किया 44th अमेंडमेंट से, तो इनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। राज्यसभा में वो संशोधन तभी हो सकता था जब कांग्रेस भी एक्सेप्ट करे उन्हें, और कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, 5 को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो 5 अमेंडमेंट्स नहीं के नहीं हो पाए, उनको छोड़ के बाकी अमेंडमेंट्स हुए। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये भी एक दौर है कि जब विपक्ष के लोग सरकार की बातों में कुछ चीज़ों को कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर नेहरू जी अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह बहुत अच्छी दोस्ती में साथ में बातें करते हुए दिखते थे, वो कल्चर हमारे देश में तो रही है और होनी चाहिए ऐसी कल्चर, हमेशा अभी भी तो चाहिए। है, बट आई डोंट नो, मतलब उस टाइम को हम रोमांटिसाइज करते हैं जी, जो टाइम बीत गया, जो इमोशनल आप कह रहे हैं। हम लोग नेचर हमारी ऐसी कि हम जैसे आप अपने पेरेंट्स को ही देख लीजिए, दे मस्ट हैव सीन सो मच ऑफ ट्रॉमा पार्टीशन के टाइम पर, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करते होंगे, ज़्यादा उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, ट्रॉमा के बारे में नहीं कहेंगे, they'll talk about the good times। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल सोशल चॉइसेस आज तक उससे डिसाइड होती हैं। हाँ, पर अपने बच्चों को वो ugliness ऑफ ट्रॉमा नहीं बताएंगे। जैसे इजराइल में जो है वो ट्रॉमा को बार बार रिपीट करते हैं। जो भी उनका ट्रॉमा हुआ है वो, इनफैक्ट आई हैव मेट पीपल जो वो कपड़े पहनते हैं जो उनके परदादा ने पहने होंगे या जो भी, टू रिमाइंड देमसेल्व्स ऑफ दैट पीरियड। हमारी कल्चर में ये अच्छी बात है कि हम भूल जाते हैं। हाँ। और भूलना बहुत बड़ा वरदान है। नहीं भूलने से हम हमेशा तनाव में रहते हैं। भूलने की क्षमता बहुत ज़रूरी है। तो जो आप कह रहे हैं कि जो नरसिम्हा राव और वाजपेयी जी के साथ जो उनका जो एक दूसरे के साथ बात करते थे, वो दे वुड शेयर अ मील टुगेदर आल्सो समटाइम्स, वो सब होता था और वो आजकल नहीं है। पर मैंने आजकल भी देखा, आजकल नहीं है, आजकल बिटरनेस है। बॉडी लैंग्वेज में उतना सहजता नजर नहीं आती है, ना यहाँ से आती ना वहाँ से आती है। और मुझे लगता है कि जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अभी देखा आपने, नवीन पटनायक लंबे समय तक सीएम रहे, अब सीएम के पद से हटे, नई सरकार बनी, उन्हीं को हरा के बनी, उनको बुलाया गया, वो गए, कितने प्यार से बात की। भाई ताकत में आने का तरीका है तो ताकत छोड़ने का भी तो तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए उसका भी। वो तो एक नवीन पटनायक की पर्सनालिटी भी है। पर्सनालिटी मतलब मुझे लगता है कि इंडिविजुअल्स भी जो लोग हैं ना, उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उनको देख के लोग अच्छा महसूस करें कि हाँ, दुश्मनी नहीं है, संघर्ष है, स्ट्रगल है। दुश्मनी किस बात की है? लेकिन देयर इज आल्सो दिस थिंग कि एक जो इंट्रेंच्ड पॉलिटिकल क्लास है वो हमेशा मोदी अमित शाह को एक आउटसाइडर के नज़र से देखता है कि ये जो दो लोग हैं जो गुजरात से आए हैं, वो अपने आप को समझते क्या हैं, जो आकर यहाँ पे बैठ गए हैं। यू नो देयर इज अ मेंटालिटी आल्सो। होगा ही होगा किसी भी संगठन में। देखिए, एक समय के बाद जो सफल संगठन है, चाहे कंपनी हो चाहे पार्टी हो, उसकी ज़्यादा कंपटीशन बाहर से ना हो के अंदर होता है। अगर आप बहुत सफल हैं तो जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कंपटीशन बाहर से। जब स्ट्रगल के टॉप पे आ गए, सफल हो गए,
तो स्ट्रगल अंदर आ जाती है, बाहर से कम रहती है। मुझे बीजेपी का अंदर का स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं पता, ना मैंने कभी इंटरेस्ट लिया इस चीज़ में, लेकिन ये मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी कंपनी चलाता हूँ, उसमें भी 2000 लोग काम करते हैं। हर स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रगल चलती रहती हैं। तो निश्चित सी बात है कि अगर उस पार्टी के सबसे बड़े 2 लोग एक राज्य से आए हैं, गुजरात से आए हैं, तो ऐसी कई मीटिंग शाम को होती होंगी कई घरों में कि यार ये 2 लोग क्यों इतने प्रभावी हैं, हाँ। हम क्यों पीछे रह गए, उत्तर प्रदेश क्यों पीछे है, बिहार क्यों पीछे, सब होता ही होगा, सामान्य सी बात है। मतलब जैसे उसमें यूपीएससी से भी आप देख लीजिए, तो जैसे लेट मी जस्ट टेक से यूपी काडर, ठीक है, तो वो यूपी काडर के एक तिवारी जी होंगे जिनकी शादी हो गई, एक द्विवेदी जी से हो गई, उनकी बेटी से हो गई, फिर उनके बच्चे हो गए, दे आर ऑल्सो इन आईपीएस आईएएस, वो किसी और काडर के हैं, बिहार काडर के हैं, और वो बिहार काडर कोई अरुणाचल काडर का है, दानिक्स का है, वो मतलब इट इज़ एन एंट्रेंच्ड कल्चर, उसमें कास्ट भी आ जाता है, उसमें काडर भी आ जाता है, और उनका बन जाता है एक गुट। और जब कोई बाहर से आता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, बाहर से थोड़ा ना मोदी जी हैं, तो पार्टी संगठन में ही थे लंबे समय तक। हाँ। और गुजरात भी तो भारत का हिस्सा ही है, पर उन्हें स्टेट भेज दिया था। नहीं, वो ठीक है। हाँ। लेकिन अगर 2014 के इलेक्शन से पहले, जब राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष भी थे, अगर इलेक्शन से 8 महीने पहले तय हुआ कि उनके नाम पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, इसका मतलब है कि पार्टी को ये भरोसा होगा कि उनके नाम पे जीत पाएंगे, वरना ये फैसला कैसे होता। पार्टी की कार्य समिति की बैठक में जब ये फैसला हुआ, और सर्वसम्मति से फैसले होते हैं वहाँ, तो सीधी सी बात है कि सबने महसूस किया होगा कि अगर पावर में आना है तो एक नाम चाहिए, और नाम इनका बड़ा इस समय है, वही हुआ होगा। हो सकता है उस समय लोगों को ये लगा हो, जैसे जब इंदिरा गांधी पीएम बनी पहली बार, तो कहते हैं कि सिंडिकेट को या कामराज साहब को लगता था कि गूंगी गुड़िया है, इसको तो हम मैनेज कर लेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो कि इनको मैनेज कर लेंगे, पर ऐसे पीएम बन के कहाँ कोई आराम से मैनेज होता है। तो सीधी सी बात है, वो चाहेंगे कि जैसे वो नरसिम्हा राव जब बने थे उस वक्त भी ये कहा कि मैनेज कर लेंगे, ये होता ही है। लेकिन वो तब चलता है जब पूरा समर्थन ना हो, जनता ने उनके नाम पे वोट ना, जैसे इंद्र कुमार गुजराल पीएम थे, पर वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। मनमोहन सिंह कंट्रोल नहीं कर सकते थे, क्योंकि जनता ने उनके नाम पे वोट नहीं दिया था। लेकिन जब जनता एक नाम पे वोट दे रही है, आप उसे कैसे पीछे कर देंगे। पर सर, मनमोहन सिंह का जो सेकंड टर्म था ना, वो उनके नाम से जीता गया था। आप नहीं मानते? नो, वो यूपीए की बात थी। ये था कि मनमोहन सिंह का एक्सेप्टेंस बढ़ गया था 5 साल के बाद, ये था कि हम वो संभाल लेंगे। लेकिन इस बात का सबको एहसास था कि जो अंतिम निर्णय है वो उनका नहीं होता है, तो जनता उनके नाम पे वोट दे रही थी। मैं एग्री नहीं करता नहीं? इस बात से कि यूपीए 2 जो है वो यूपीए 2 है, मनमोहन 2 नहीं है। मनमोहन 2 नहीं है, ये मोदी 3 है, वो यूपीए 2 था। अच्छा, इस बार भी आप समझते हैं कि ये मोदी 3 है? यस, इट इज नॉट एनडीए 3। नहीं, वो तो ठीक है, समर्थन नंबर्स के हिसाब से तो एनडीए ही है, पर वोट मोदी के नाम पे गिरा है। हाँ, जो 240 सीटें आई हैं, और ऐसा वोट कोई कम में नहीं हुआ है। हाँ। अगर आप 19 में देखेंगे तो 37.6% शायद वोट थे इनके, बीजेपी के। तो रीजनल पार्टीज का आप क्या कहते हैं कि इस साल 36%, हाँ, 0.8% ही कम हुआ है, 0.8%, ऐसा कम भी नहीं है। रीजनल पार्टीज भी पर्सनालिटी बेस्ड जो पार्टीज, पावर फैमिली बेस्ड जो सिस्टम है उनका, क्या आप सोचते हैं कि देयर विल बी अ टाइम कि रिबेलियन हो जाएगा, ये फैमिली बेस्ड नहीं होगा, जैसे शिवसेना के साथ जो हुआ कि फैमिली नहीं देखना आपने, मतलब कि शिंदे हैज़ कम अप कि हाँ, आप ये नहीं समझ सकते कि आप बाल ठाकरे से उद्धव, उद्धव से आदित्य, ऐसे नहीं होगा। लेकिन इट हैपेंड, सिंपैथी फैक्टर काम कर गई कि आप उत्तराधिकारी जो हैं वो दादा से बेटा, बेटा से उसका बेटा, ऐसे चल रहा है जी। हमारा समाज जो है वो अभी लोकतंत्र के मूल्यों को डाइजेस्ट कर नहीं पाया है। हमारा सिस्टम डेमोक्रेसी है, थॉट प्रोसेस मोनार्की वाला है। वाह। तो हमें बहुत जेन्युइन लगता है कि बाप की सत्ता बेटे को मिलनी चाहिए, बेटा नहीं है तो बेटी को मिलनी चाहिए, नहीं तो बेटे को मिलनी चाहिए। अगर इंदिरा गांधी का भाई होता तो क्या होता इस देश में? इंदिरा गांधी का भाई नहीं था इसलिए वो पीएम थी। कोई भाई होता तो देश को भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो कल्चरल नॉर्म्स अलग होते हैं। हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि सत्ता बेटे को, और ये जिसको हम बोलते हैं नेपो किड बोल दिया या राहुल गांधी वंशवाद, ये सब बेकार की बातें इसलिए हैं, हम हर जगह वंशवादी हैं।
फिल्मों में एक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स, उनके बच्चे वही बनते हैं। वकीलों के बच्चे वकील बनते हैं, जजेस के बच्चे जज बनते हैं। IAS IPS में एग्ज़ाम होता है, उसके बाद भी कोशिश होती है कि बच्चे IAS IPS बन जाएं। हर फील्ड में पॉलिटिशियंस के बच्चे पॉलिटिशियंस बनते हैं। जब हर फील्ड में पेरेंट्स से बच्चे सीखते हैं, प्रोफेसर्स के बच्चे प्रोफेसर्स बनते हैं, और ये बहुत मेजर है। और आप एक ही फील्ड के पीछे पड़ जाएं पॉलिटिक्स में ही। ये चौधरी देवीलाल से पूछा गया था कि आप चौटाला मतलब अपने बेटे को क्यों है, कि तो पत्रकार को बोला कि मैं अपने बेटे को नहीं करूंगा तो थारे बेटे को करूंगा। वो भी है। इसमें एक पक्ष ये भी है कि मतलब जिसको महात्मा गांधी की भाषा में कहूँ तो जो बच्चा अपने परिवार के परिवेश में सीखता है उसकी भी तो वैल्यू है। मैं सोचता हूँ कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स पॉलिटिक्स में हैं तो उसने बचपन से पॉलिटिकल माहौल को जो सीखा होगा वो कोई दूसरा बच्चा बहुत आराम से कैसे सीखेगा। इसलिए थोड़ी सी एडवांटेज उस बच्चे को मिलती है, हर इंडस्ट्री में मिलती है। जो IAS का बच्चा IAS बनता है उसको पहले से बहुत चीज़ें पता होती हैं जो बाकी बच्चों को नहीं पता होती हैं, वहाँ जाके सीखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होते रहना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए खारिज कर देना कि उसके पिता ने कुछ किया है या माँ ने कुछ किया है, ये भी ठीक बात नहीं है। तो फिर वो बच्चे पॉलिटिक्स में जाएं क्यों, जब पता है कि इतने फायरवॉल्स हैं कि मैं उस मकाम पे पहुंच नहीं सकता क्योंकि वो फायरवॉल है। मतलब जो पार्टी का नेता, फाइनल नेता तो वही बनेगा जो। देखिए, भारत की पॉलिटिक्स में आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, जो टॉप 2 लोग होंगे या तो वो एक परिवार के होंगे या बहुत गहरे दोस्त होंगे, तीसरा ऑप्शन नहीं है। कारण ये है कि जब हम पावर में होते हैं, टॉप पे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे पता है कि पार्टी का हेड अगर मेरा बहुत क्लोज नहीं है तो मैं हमेशा खतरे में रहूँगा। तो क्या होगा कि एक ही घर के 2 लोग, हस्बैंड मुख्यमंत्री है, वाइफ पार्टी के अध्यक्ष है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी हो जाए ये धोखा नहीं देगी मुझे, उसको भी भरोसा कि ये धोखा नहीं देगा। या बाप CM है, बेटा पार्टी अध्यक्ष है, वो चल जाएगा। कहीं कहीं परिवार का सिस्टम नहीं चल पाता है, जैसे मोदी जी हैं, वो परिवार उस तरह से उनके पास नहीं है। असुरक्षा उनको भी है। अगर पार्टी का अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति बन गया जो उनके खिलाफ है, हाँ, तो सारी एनर्जी वहीं खर्च हो जाएगी। तो उन्हें पार्टी का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। और RSS वो भी एक एंगल है, एक एंगल वो भी हो सकता है। तो वो अमित शाह हो सकते हैं, नड्डा जी हो सकते हैं, जिन पे बहुत भरोसा होगा। अरविंद केजरीवाल फैमिली बेस्ड पार्टी वाले आदमी नहीं है, हाँ, तो उनको मनीष सिसोदिया चाहिए जिस पर आंख बंद कर भरोसा कर लें। ये जो आंदोलन से जो निकले, वो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं पॉलिटिक्स में, हाँ, या कंपनीज के, जो उसमें सबसे टॉप पोजीशन पे है उसको नंबर 2 पे हमेशा वो व्यक्ति चाहिए जो जिस पर आंख बंद करके भरोसा हो सकता है। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि इस देश में 2 ही वाद हैं, या परिवारवाद या यारवाद। उसके बिना काम नहीं चलेगा, चल भी नहीं सकता ना। हाँ। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरी पार्टी का अध्यक्ष मेरे खिलाफ कोई है, मैं कैसे काम करूँगा? तो बस इतना ही अंतर है कि कहीं वंश के नाम पे चलेगा, कहीं दोस्ती के नाम पे चलेगा, पर चलेगा वही व्यक्ति जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं ये लॉयल्टीज एंड ओवर एम्फसाइज्ड वर्ड। आजकल तो लॉयल्टी कोई चीज होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? कि 2 साल में नौकरी बदल दी, कहीं और चले गए। वो नौकरी वालों की बात हो रही है। हाँ। जो टॉप पोजीशंस पे लोग हैं उनकी लॉयल्टी हमेशा दिखेगी। और इसलिए आप देखेंगे कॉर्पोरेट्स में जब कोई टॉप लेवल पे छोड़ता है, 7 लोग 10 लोग साथ में छोड़ते हैं। हाँ। पूरी टीम छोड़ती है, क्योंकि वो लॉयल हैं बहुत ज़्यादा, एक दूसरे पर भरोसा है। मीडिया में तो खूब मैंने सुना ऐसा होता है कि एक बड़ा एंकर किसी चैनल पे गया, साथ में 10 की टीम और आती है। हाँ। तो वो जो लॉयल्टी है, वो लॉयल्टी कंपनी को लेके शायद नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट में अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है कि हाँ, मालिक को उन्हें पता ही नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हाँ, कोई मालिक ही नहीं है। हाँ। बोर्ड में बैठते हैं, सिर्फ बोर्ड में बैठते हैं। हाँ। लेकिन वो जितने भी उसमें गुट हैं, हर गुट का जो नेता है उसके लॉयल कुछ लोग हैं। उनमें से एक को आप टच करेंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे और वो एक साथ कहीं जाएंगे। ये तो कॉर्पोरेट में भी है। हाँ, तो लॉयल्टी इज नॉट ओवररेटेड। नो, इट इज अ नेसेसिटी। अगर आपको किसी भी संगठन में नंबर 2 पे जाना है, हाँ, लॉयल्टी इज द बेसिक क्राइटेरिया। और लॉयल्टी में ब्लाइंडनेस चाहिए, मतलब कि आप जो नेता है, जो बिल्कुल टॉप पे हैं,
उनके आप फॉल्ट्स फ्लॉज उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके या तो लॉयल्टी नजरअंदाज करें या इस तरह से बताएं जिस तरह से वो सुनना चाहता है और भरोसा और बढ़ता उस बात तो से। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ भाषण देने में नहीं, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए आप इस कंपनी में, मेरा ख्याल है कि आप इसके मालिक हैं, एमडी हैं, हाँ, आप कोई ऐसा डिसीजन लें जो उतना ठीक नहीं है, आप कुछ भी कर लें या मैं कुछ भी कर लूँ, आप अपने आसपास ऐसे लोग चाहेंगे जो लॉयल हों और जिनसे आप बात आराम से कर सकती हूँ। ऐसा मैं भी फील करता हूँ। अब मेरे साथ जो मेरी मेन टीम में 7-8 लोग हैं, वो सीनियर मोस्ट लेवल पे हैं हमारी कंपनी में, उन सब से मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। हम रोज़ बैठते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, पर जितना वो नीचे देख पा रहे हैं मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कनेक्शन तो कम है। मान लीजिए एक दिन कोई फैसला करना है, मैंने एक फैसला किया जो कि गलत हो गया है। अब उन सबको चिंता भी है कि गलती हो रही है, ये भी पता है कि वो नहीं बताएंगे तो कोई और नहीं बताएगा। तो उनमें से जो हेड होगा उन सब का सीनियर या कोई और, फिर मुझे मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे कि सर एक थोड़ी सी बात करनी है। तो मैं पूछूंगा बताओ क्या बात है सर, मिलना है। तो मिलेंगे। तो सर साथ में सैर कर लें। हाँ साथ में सैर कर लेते हैं या ड्राइव पे चलते हैं, क्योंकि ड्राइव और सैर में नज़र नहीं मिलती है। साथ बैठे हैं, नज़र नहीं मिल रही है, नज़र मिला के बात करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो हमेशा बोलेंगे सर सैर कर लेते हैं या ड्राइव पे चलते हैं। तो ड्राइव पे हम जा रहे हैं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, साथ में बैठ रहा है। अब जब वो कहेगी सर कल जो मीटिंग हुई सब चीज़ें बढ़िया रही, लेकिन एक बात को लेकर थोड़ी सी दुविधा मन में आ रही थी, मुझे लगा पूछ लूँ आपसे। वो ये नहीं कह रहा कि आपने गलत किया, पूछ लूँ आपसे, और मुझे ये समझ जाना है कि कोई गलती हुई है, पूछ लूँ वरना कोई पूछेगा भी नहीं। तो अब मैं उस मोड में आ गया हूँ कि शायद कोई गलती हुई है, पूछ रहा हूँ बताओ। तो सर ये जो चीज़ हुई थी ना, अगर ये ऐसे होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। इतना मुझे भी लिबरल होना पड़ेगा कि जैसी बात सही लग रही है मैं एक्सेप्ट करूँ उस बात को, रिसेप्टिव होना, और मैं कहूँ कि यार एकदम सही बात है, मेरे दिमाग में नहीं है ये बात। क्योंकि अगर मैंने कह दी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, अगली बार से वो नहीं बताएगा आपको। आपको भी तो ऐसे लोग चाहिए जो बता सकें कि आप कहाँ गलत हैं, बिना थ्रेट बने। हाँ, वो खतरा नहीं बन रहा, लेकिन वो बता रहा है कि क्या गलती हुई है। ये लीडरशिप स्किल है, यही लीडरशिप है। आप इतने रिसेप्टिव रहें और आप तुरंत एडमिट करें। मतलब मैं तो खुद को ठीक मानता हूँ। 7 दिन पहले क्या हुआ कि हम 3 लोग बैठे हुए थे, मैं, हमारे डेप्यूटी सीईओ और हमारी एक वीपी है कंपनी में। एक मामले में फैसला लेना था, मैंने फैसला ले लिया। मैंने कहा आप ये मेल बना के भिजवा दो। मेल का ड्राफ्ट मेरे पास आया, मैंने अप्रूव भी कर दिया। मैंने कहा भेज दो मेल। थोड़ा टफ डिसीजन था, मैं ये कह के घर भी आ गया अपने। उसके बाद डेप्यूटी सीईओ ने मैसेज किया कि सर थोड़ी बात करनी है। तो मैंने कहा अर्जेंट है, बोला नहीं सर कल बात कर लेंगे। मैंने ठीक है। मैं नेक्स्ट डे गया, फिर वो मेरे पास आके बोल रहा है कि सर आपने जो कल मेल भेजने को कहा था हमने भेजा नहीं है, रोक लिया सिर्फ पूछने के लिए कि क्या मेल भेजने से पहले एक बार फ़ोन पे बात करके थोड़ा समझा देना ठीक नहीं होगा उनको। नहीं सॉरी, उन्होंने ये बात मुझे फ़ोन पे कही, कॉन्फ्रेंस कॉल पे कही। और मुझे लगा कि इतनी छोटी सी बात मुझे क्यों नहीं समझ में आई। तो मैं जो करता हूँ, हम तीनों का ग्रुप है, मैंने उस ग्रुप पे लिखा तुरंत मैसेज, उन दोनों का नाम लिखा एक्स एंड वाई, कि आप लोगों ने बहुत सही सलाह दी, मैंने सोच पाया था, और आपका धर्म है जहाँ जहाँ मैं गलती करूँ टोकते रहें, समझाते रहें। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन। अगर मैं रिसेप्टिव हूँ तो वो अगली बार सुझाव देंगे, नहीं है तो कोई क्यों देगा। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्योंकि वो ये बात कड़वाहट से भी कह सकते थे। बिना कड़वाहट के अपने बॉस को समझा पाना, और बॉस रिसेप्टिव हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये पॉलिटिक्स में भी है, हर जगह है, जहाँ जहाँ पावर है हर जगह है, फैमिली में भी है।